Hello friend, today I will discuss about the genetic. I am Mohit, I am trainer of science. चलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जेनेटिक के बारे में। तो दोस्तों, कभी ना कभी आपने ऐसा तो सुना होगा कि ये बच्चा इसकी मम्मी पर गया है, ये बच्चा इसके पापा पर गया है। तो आपने ऐसा तो सुना होगा। तो यही होता है बिल्कुल जेनेटिक। अभी मैं आपको बताऊंगा कि जेनेटिक क्या होता है, पॉइंट के फॉर्म में भी आपको समझाऊंगा और बिल्कुल अच्छी तरह से आपको समझा दूंगा कि आपको कभी भी जेनेटिक में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वैदिक मंत्र के को, तो अभी के अभी सब्सक्राइब और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो, सबसे पहले जेनेटिक का ही मतलब देख लेते हैं कि जेनेटिक का मतलब क्या होता है। देखो, जेनेटिक का मतलब क्या होता है, इसकी मैंने डेफिनेशन लिख रखी है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक। जेनेटिक वर्ड कॉइन्ड बाय वेटिसन। मतलब द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, जो बायोलॉजी है, अब आप बायोलॉजी को तो जानते ही हो। जो एक बायोलॉजी है उसकी एक ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं हेरिडिटी की और वेरिएशन की, तो उससे बोलते हैं हम जेनेटिक। आपको कुछ समझ में आया कि मतलब देखो, सीधी सी डेफिनेशन है कि एक बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं हेरिडिटी और वेरिएशन की, उसको बोलते हैं हम जेनेटिक। और जो जेनेटिक वर्ड है वो सबसे पहले बेटिसन साहब ने हमें दिया था, मतलब सबसे पहले उन्होंने यूज किया था। तो ये तो था जेनेटिक के बारे में। देखो, एक और बार बता देता हूँ, लास्ट बार, क्योंकि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। देखो, एक बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं हेरिडिटी और वेरिएशन की, उसको बोलते हैं हम जेनेटिक। और जो जेनेटिक वर्ड है वो सबसे पहले यूज किया था बेटिसन ने। अब देखो, ये स्टडी कर रहे हैं हम हेरिडिटी और वेरिएशन की, तो इनके बारे में और देखते हैं हेरिडिटी क्या है और वेरिएशन क्या है। सबसे पहले देखेंगे हम कि हेरिडिटी क्या होती है। चलो देखते हैं। देखो, हेरिडिटी को जाने से पहले हम हेरिडिटी कैरेक्टर को और देख लेते कि हेरिडिटी कैरेक्टर क्या होते हैं, क्योंकि आपको हेरिडिटी को समझने के लिए हेरिडिटी कैरेक्टर को समझना जरूरी है। बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं है। दोस वेरियस कैरेक्टर्स। देखो, मैं अब डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ और बिल्कुल ध्यान से समझना। यदि आपको अब तक का समझ में आया है तो लाइक जरूर कर दें। Those various characters are transformed one generation to another generation are called hereditary characters। मतलब ऐसे वेरियस कैरेक्टर, मतलब ऐसे कैरेक्टर जो ट्रांसफॉर्म होते हैं, मतलब ट्रांसफॉर्म होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक, तो उन्हें तो बोलते हैं हम हेरिडिटी कैरेक्टर। अब मतलब आप देख लो, मैंने सबसे पहले जेनेटिक चैप्टर को स्टार्ट किया था तो तब क्या बोला था, ये बोला था कि आप कभी कभी ऐसे देखते होंगे कि कोई बोलता है कि ये रामू इसकी मम्मी पे गया, रामू इसके पापा पर गया है। तो आप ऐसा वर्ड सुनते हो ना, तो वो क्या होता है, वो होता है हेरिडिटी कैरेक्टर। मतलब इसकी नाक इसकी मम्मी पर गई है, इसके बाल इसके पापा पर गए, तो ये आपने सुने होंगे। तो इसी को बोलते हैं वेरी हेरिडिटी कैरेक्टर। मतलब जो उनके पेरेंटल जनरेशन के, मतलब जो कैरेक्टर है वो ट्रांसफॉर्म हो गए अपने ऑफ स्प्रिंग में। देखो, अभी मैंने बोला ना, पेरेंटल जनरेशन में से वो ऑफ स्प्रिंग में आ गई कैरेक्टर। मतलब ऑफ स्प्रिंग क्या होता है, ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है बच्चा, चिल्ड्रंस, फोइटल्स। तो बच्चे को ही बोलते हैं हम ऑफ स्प्रिंग। मतलब ऐसे कैरेक्टर जो ट्रांसफॉर्म होके एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक चले जाए। मतलब जैसे देखो, कोई रामू है, उसकी दादी की जो नाक है वो रामू के जैसे दिखती है, तो आप समझ गए कि वो क्या है, हेरिडिटी कैरेक्टर है। तो इसको तो बोलते हैं हम हेरिडिटी
कैरेक्टर। तो आपको समझ में आए। अब आगे देखते हैं हम हेरिडिटी के बारे में। तो अब तक एक बार आपको समझ में आया तो देख लीजिए और लाइक कर दीजिए, और नहीं आया है तो आप फिर से एक और बार देखिए, क्योंकि एक बार में ही समझ में नहीं आएगा। आप मतलब 2-3 बार देखोगे ना, फिर आपको समझ में आएगा। देखो एक और बार बता देता हूँ, हेरिडिटी कैरेक्टर क्या होते हैं। ऐसे कैरेक्टर जो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक। अब इसकी तो आपको डेफिनेशन भी याद नहीं करनी, ऐसे करना है। देखो आपको इतना याद रखना है कि ऐसे कैरेक्टर जो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक, तो इसी को बोलते हैं हम हेरिडिटी कैरेक्टर। तो इतना समझ गए, तो इतना बोल देना। अब देखो, अब हेरिडिटी कैरेक्टर के बाद हम पढ़ेंगे हेरिडिटी क्या होती है। तो मैं आपको ये जो पढ़ा रहा हूँ ना, इनके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। अब मैं पक्का गारंटी दे रहा हूँ, इनके अलावा आपको कुछ भी नहीं आएगा क्लास 10th में। तो ऐसे हेरिडिटी कैरेक्टर जो ट्रांसफॉर्म होते एक पेरेंटल जनरेशन से अपने ऑफिस स्प्रिंग में, तो उन्हें तो बोलते हैं हेरिडिटी। देखो मैं डेफिनेशन भी पढ़ देता हूँ, लेकिन मेरा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, मतलब जो बेसिक चीज़ है वो है समझाना। तो पहले मैं आपको समझाऊंगा, फिर मैं आपको डेफिनेशन भी याद करवाऊंगा। तो हेरिडिटी क्या होती है? Those hereditary characters are transformed from parental generation to offspring are called heredity। मतलब ऐसे हेरिडिटी कैरेक्टर्स। अब हेरिडिटी कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हेरिडिटी कैरेक्टर क्या होते हैं। हेरिडिटी कैरेक्टर्स वो होते हैं जो मतलब ऐसे कैरेक्टर जो ट्रांसफॉर्म होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी। मतलब एक पीढ़ी में जैसी मतलब कैरेक्टर है, अगली पीढ़ी में भी वैसी जनरेशन होंगी। अब देखो इस हेरिडिटी का मतलब समझ से देखो, दोज हेरिडिटी कैरेक्टर्स मतलब ऐसे हेरिडिटी कैरेक्टर्स जो ट्रांसफॉर्म्ड होते हैं पेरेंटल जनरेशन से अपने ऑफिस स्प्रिंग में। ऑफिस स्प्रिंग मैंने आपको बता दिया, ऑफिस स्प्रिंग का मतलब होता है बच्चा। जो बच्चे होते हैं ना, उनको बोलते हैं ऑफिस स्प्रिंग। तो मतलब ऐसे हेरिडिटी कैरेक्टर्स जो ट्रांसफॉर्म होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक, उन्हें बोलते हैं हम हेरिडिटी कैरेक्टर। ये तो मैंने आपको बता दिया था। अब पढ़ रहे हैं हम हेरिडिटी। तो हेरिडिटी क्या होता है? तो हेरिडिटी वो होता है, देखो ऐसे हेरिडिटी कैरेक्टर्स जो ट्रांसफॉर्म होते हैं पेरेंटल जनरेशन से ऑफिस स्प्रिंग में। अब यहाँ क्या है, यहाँ आया पेरेंटल जनरेशन से ऑफिस स्प्रिंग में। हेरिडिटी कैरेक्टर में हमने क्या पढ़ा था? हेरिडिटी कैरेक्टर में हमने पढ़ा था कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जो कैरेक्टर्स ट्रांसफॉर्म होते हैं उन्हें बोलते हैं हम हेरिडिटी कैरेक्टर। और हेरिडिटी में क्या पढ़ रहे हैं? एक ऐसे हेरिडिटी कैरेक्टर्स जो ट्रांसफॉर्म होते हैं पेरेंटल जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक, तो इनको बोलते हैं हम हेरिडिटी। समझ में आ गया? तो दोस्तों हमने हेरिडिटी के बारे में जान लिया है। देखो अब तक हमने क्या जाना है कि जेनेटिक का मतलब क्या होता है, हेरिडिटी क्या होती है, हेरिडिटी कैरेक्टर्स क्या होते हैं, इनके बारे में जान लिया। एक बार और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जेनेटिक की डेफिनेशन क्या होती है। आपने यही पढ़ी है ना जेनेटिक की डेफिनेशन कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील विथ द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक। तो हमने हेरिडिटी को तो समझ लिया है कि हेरिडिटी क्या होती है, अभी अभी मैंने आपको समझाया है। तो हेरिडिटी को समझ लिया है। अब देखो इसमें एक और वर्ड आ रहा है, द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो वेरिएशन भी तो वर्ड आ रहा है, तो हमको ये भी समझना है। तो चलो वेरिएशन के बारे में देखते हैं। ये आपको देखो कुछ पिक्स दिख रहे होंगे बेबी के। अब देखो वेरिएशन की डेफिनेशन को पढ़ता हूँ मैं पहले, फिर आपको समझाऊंगा कि वेरिएशन का मतलब क्या होता है। देखो डिफरेंस बिटवीन सेम स्पीसीज आर कॉल्ड वेरिएशन। इस आप भी समझ गए होंगे इस डेफिनेशन का मतलब। डिफरेंस बिटवीन, देखो डिफरेंस बिटवीन सेम स्पीसीज आर कॉल्ड वेरिएशन। मतलब एक मतलब ऐसे कैरेक्टर जिसमें डिफरेंस हो सेम स्पीसीज में। देखो मैं आपको अभी समझाता हूँ। ये आप देख रहे हो बच्चे की फ़ोटो देख रहे हो, ये देख रहे हो,
तो इनमें आप देखो कितने बच्चे, 1 2 3 4 5 बच्चे। अब इन सभी को देखो, ये एक एक जैसे दिखते हैं क्या? एक जैसे दिखते हैं? एक जैसे नहीं दिखते। तो इन्हीं को बोलते हैं हम वेरिएशन। देखो ये एक ही स्पीसीज के, मतलब ह्यूमन बींग्स है, ये ह्यूमन बींग्स है। तो इनमें देखो वेरिएशन है। वेरिएशन मतलब जैसे देखो ये पहला बच्चा थोड़ा मोटा सा है और तो इसकी शक्ल अलग है, सेकंड बच्चे की शक्ल अलग है, थर्ड की अलग है, फोर्थ का कलर अलग है, फिफ्थ के बाल अलग है। तो इन्हीं को बोलते हैं हम वेरिएशन। तो वेरिएशन का मतलब आपको समझ में आ गया है, बहुत ही ईजी है। एक और बार समझा देता हूँ। डिफरेंस बिटवीन सेम स्पीसीज आर कॉल्ड वेरिएशन। अब आप समझ गए कि जो सेम स्पीसीज होती है उनमें जो डिफरेंस होता है उन्हीं को बोलते हैं हम वेरिएशन। अब हम ऐसे नहीं है ज़रूरी कि ह्यूमन बीइंग में ही होता हो, और भी होता है। जैसे आप मान लो डॉग का बच्चा, मान लो जो डॉग होते हैं, अब वो भी तो अलग अलग होते हैं। जैसे कोई हो गया ब्राउन हो गया, कोई सफ़ेद हो गया, उनका कलर अलग हो गया। तो कोई मोटा हो गया, कोई पतला हो गया। तो इन्हीं को बोलते हैं हम वेरिएशन। तो आपको समझ में आ गया। तो ये तो था वेरिएशन। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे ग्रेगोर जॉन मेंडल के बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं ग्रेगोर जॉन मेंडल के बारे में पढ़ना। तो मेंडलिज्म क्या होता है? देखो इनको ना फादर ऑफ जेनेटिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक। इनका पूरा नाम है ग्रेगोर जॉन मेंडल। इनको फादर ऑफ जेनेटिक भी बोला जाता है। अब क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे हमको। तो चलो देखते हैं मेंडलिज्म क्या होता है इसके बारे में। ग्रेगर जॉन मेंडल। अब देखते हैं मेंडलिज्म क्या होता है। फर्स्टली मेंडल वॉज डिस्कवर्ड द हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी प्लांट पाइजम सेटिवम, सो दे आर कॉल्ड मेंडेलियन। मतलब देखो, फर्स्टली मेंडल वॉज डिस्कवर्ड द हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले जो मेंडल साहब है उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया था गार्डन पी पर, और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है पाइजम सेटिवम। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पाइजम सेटिवम। सो दे आर कॉल्ड मेंडेलियन। देखो क्या हुआ था कि सबसे पहले इन्होंने ग्रेगोर जॉन मेंडल ने, इनको मेंडल भी बोलते हैं, मेंडल। तो सबसे पहले मेंडल ने डिस्कवर्ड किया था, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया था गार्डन पी पर, और गार्डन पी का जो साइंटिफिक नेम है पाइजम सेटिवम। तो इसी को बोलते हैं हम मेंडलिज्म। तो अब यदि आपको ऐसे आ जाए ना मेंडलिज्म क्या होता है, तो आप ऐसे लिख देना कि फर्स्टली मेंडल वॉज डिस्कवर्ड द हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी प्लांट पाइजम सेटिवम, सो दे आर कॉल्ड मेंडलिज्म। मतलब सबसे पहले मेंडल्स ने डिस्कवर्ड किया था हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, और किस पर किया था? गार्डन पी प्लांट पर। और गार्डन पी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है? पाइजम सेटिवम। तो इसको बोलते हैं मेंडलिज्म। अब बोर्ड वाले क्या करते हैं, ऐसे पूछ लेते कि व्हाट इज मेंडलिज्म, तो आप बता देना कि मेंडलिज्म का मतलब क्या होता है। सॉरी। अब देखो जो अगला हमारा टॉपिक है वो है रीजन फॉर सक्सेस मेंडलिज्म। सक्सेस मेंडलिज्म मतलब रीजन क्या आते हैं मेंडलिज्म के सक्सेस होने के कारण। मतलब बहुत सारे देखो मेंडल से पहले भी लोगों ने मतलब हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाए। लेकिन जो मेंडल है वही क्यों सक्सेस हो पाए, तो इनके भी कुछ कारण पड़ेंगे, और ये भी पूछते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो रीजन क्या आते हैं? रीजन फॉर सक्सेस मेंडलिज्म। सबसे पहला, द स्टडी एट वन कैरेक्टर एट वन टाइम। मतलब ही स्टडी एट वन कैरेक्टर एट वन टाइम। सबसे पहला उनका रीजन है वो है कि उन्होंने स्टडी की थी
एक कैरेक्टर की एक समय पे। अब कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? कैरेक्टर का मतलब होता है जैसे आपके एक बाल हो गए, जैसे आपकी अकेली आँख हो गई। मतलब देखो इन्होंने पी प्लांट पर किया था, तो पी प्लांट के क्या क्या कैरेक्टर होंगे तो उनको भी देखेंगे हम, आगे देखेंगे उनके क्या क्या होते हैं। जैसे उसकी हाइट हो गई, उसकी शेप हो गया, उसकी मतलब कलर हो गया, तो यही होते कैरेक्टर। अब आप समझ गए मतलब उन्होंने क्या किया था, वो उन्होंने स्टडी की थी एक कैरेक्टर की एक समय में। ऐसे नहीं कि एक समय में बहुत सारे कैरेक्टर की स्टडी कर दी, एक उन्होंने स्टडी की एक टाइम में एक कैरेक्टर की। तो ये 3 लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देख लिया कि उन्होंने स्टडी की एक कैरेक्टर की एक टाइम पर। अब सेकंड क्या है? सेकंड है ही केयरफुली एनालाइजेस इज एक्सपेरिमेंटल पेपर्स। और उन्होंने जो अपने एक्सपेरिमेंटल पेपर्स थे उनको केयरफुली एनालाइज किया। मतलब देखो सबसे पहले क्या था कि उन्होंने स्टडी की एक कैरेक्टर पर एक टाइम पर, ये पता चल गया। और उन्होंने ना ध्यानपूर्वक एनालाइज मतलब उनको बार बार देखा कि कहीं गलती तो नहीं हो गई है, कुछ गलती रह गई, कुछ रह गया हो। तो उन्होंने अपने पेपर को जो एक्सपेरिमेंटल पेपर है उनको बार बार देखा। ठीक है, तो ये तो हो गया उनका सेकंड रीजन। और थर्ड रीजन क्या है? ही केयरफुली ही केयरफुली चॉइस द पाइजम सेटिवम। मतलब ही केयरफुली उन्होंने ध्यानपूर्वक चॉइस, चॉइस मतलब चुनना। ही केयरफुली चॉइस द पाइजम सेटिवम और गार्डन पी प्लांट। उन्होंने ध्यानपूर्वक जो गार्डन का पी प्लांट था उनको चुना था। अब देखो इनकी बायोग्राफी मैंने नहीं बताई आपको। अब इस वो आप बायोग्राफी तो ज़्यादा नहीं पूछी जाएगी, लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूँ इनकी बायोग्राफी क्या है ग्रेगोर जॉन मेंडल की। तो देखो ग्रेगोर जॉन मेंडल थे, वो एक फिलोसोफर थे। अब देखो क्या हुआ था कि जो मेंडल साहब है वो मेंडल साहब क्या हुआ था कि मेंडल साहब ने जो फिजिक्स की पढ़ाई होती ना वो करके, और ये एक जो चर्च होता है उसमें वो बन गए फादर बन गए। और उसमें क्या था, वो चर्च था ना वो ऑस्ट्रेलिया में था। ऑस्ट्रेलिया में था। और ऑस्ट्रेलिया में ना जो चर्च था उसमें ना एक गार्डन था, और गार्डन में क्या थे, पी प्लांट थे, मतलब मटर के पेड़ उगे हुए थे। तो उन्होंने देखा कि ये मटर के प्लांट मतलब उनका सेप, और उनको मतलब समझ आ गया। तो उन्होंने वहीं से ही स्टार्ट कर दिया अपना एक्सपेरिमेंटल स्टार्ट करना। लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने देखो 7 साल स्टडी की किस पर, उन्होंने 7 साल स्टडी की, एक्सपेरिमेंट किया, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने गार्डन पी पर। लेकिन क्या हुआ देखो जब उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो सक्सेसफुल हो गया, तब वो क्या हुआ ब्रून सोसाइटी मतलब सोसाइटी में गए और अपने जो मतलब उन्होंने जो भी आविष्कार किया था उसको मतलब पब्लिश करने के लिए, मतलब पूरी दुनिया जाने कि मैंने क्या पब्लिश किया, मतलब मैंने क्या डिस्कवर्ड किया है, तो उसको करवाने के लिए वो ब्रून सोसाइटी में गए। लेकिन ब्रून सोसाइटी इतनी मतलब ऐसे सोच रही थी ये तो एक फिलोसोफर है, ये क्या जाने बायोलॉजी के बारे में, तो इसलिए इनकी बात पर इतना मतलब जोर नहीं दिया गया। तो क्या हुआ, जब तक ये जिंदा रहे ना तो इनको कुछ भी सम्मान और कुछ भी नहीं मिला। मतलब ये आगे की बात कर रहे थे, मतलब उस समय के जेनेटिक की बात करना तो असंभव ही था, लेकिन इसमें इनमें ना इतना दिमाग था कि इन्होंने खुद ने जो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कर दिया। लेकिन क्या हुआ, ये मर गए, ये इनकी डेथ हो गई। लेकिन इनकी डेथ होने के 35 साल बाद तीन साइंटिस्ट आए। एक का नाम था हुगो डी व्रीस, और दूसरे साइंटिस्ट का नाम था कार्ल कोनस, और तीसरे साइंटिस्ट का नाम था वन टेस्कमर्क। अभी हम आगे पढ़ेंगे उन्हीं को। तो उन्होंने रीडिस्कवरी की थी मेंडलिज्म की। तो ये तो थी बायोग्राफी, लेकिन ये पूछी नहीं जाती, मैं आपको बता दिया। ठीक है, अब रीजन क्या थे सक्सेस होने के मेंडलिज्म के, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब देखो क्या थे, एक और बार देख लो। ही स्टडी एट वन कैरेक्टर एट वन टाइम। उन्होंने स्टडी की एक समय में एक कैरेक्टर की। ही केयरफुली एनालाइज इस एक्सपेरिमेंटल पेपर। उन्होंने ध्यानपूर्वक अपनी जो पेपर है एक्सपेरिमेंटल पेपर है उनको ध्यानपूर्वक एनालाइज किया,
ही केयरफुली चॉइस द पाइजम सेटिवम और गार्डन पीपलर, और उन्होंने बिल्कुल ध्यानपूर्वक ही पाइजम सेटिवम को चुना। पाइजम सेटिवम मतलब पी प्लांट को चुना। अब ये तो हो गए हमारे रीजन फॉर सक्सेस मेंडलिज्म। यदि आपसे अब पेपर में ऐसे पूछ लिया जाए कि रीजन क्या थे सक्सेस होने के मेंडलिज्म के, तो क्या थे? उन्होंने एक कैरेक्टर की एक समय में स्टडी की, उन्होंने एक्सपेरिमेंटल पेपर को एनालाइज किया बार बार, और उन्होंने जो पी प्लांट था, पाइजम सेटिवम था, उनको मतलब केयरफुली चुना। तो ये तो थे 3 कारण। अब देखना हमारा जो अगला क्वेश्चन मतलब टॉपिक ही है ये, वाई वॉज रीजन चॉइस द पी प्लांट। देखो ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये बिल्कुल टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ। अब देखो अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया था, अब पढ़ाया था रीजन फॉर सक्सेस मेंडलिज्म। आप अपनी बुक में भी देख लेना, यही लिखा होगा रीजन फॉर सक्सेस मेंडलिज्म। अब देखो अगला है वाई वॉज, ये मैंने क्वेश्चन बना दिया, वरना ऐसे है कि रीजन क्या था उनका, जो उन्होंने पी प्लांट को क्यों चूज किया, बुक में ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन मैंने यहाँ क्वेश्चन लिख दिया कि वाई वॉज रीजन चॉइस द पी प्लांट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलो देखते कि उन्होंने जो उनके रीजन क्या थे पी प्लांट को चुनने के कारण। तो देखते हैं, इट इज़ अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब देखो ये जो पी प्लांट है ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है। अब बाइसेक्सुअल का मतलब होता है एक ऐसा फ्लावर जिसमें मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों ऑर्गन हो, तो उसे बोलते हैं हम बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो ये तो एक बाइसेक्सुअल फ्लावर था। इट इज़ एनुअल प्लांट। देखो ये एक एनुअल प्लांट था, इसको ना आसानी से तो ग्रो किया जा सकता है और आसानी से इस पर स्टडी की जा सकती है। इट प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग, और ये मतलब जो प्रोड्यूस करता है अपने अंदर से लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, मतलब जो अपने बच्चे ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस करता है वो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटीज में करता है। तो इसके देखो क्या क्या पढ़ा कि एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ये एक एनुअल प्लांट है, और ये ज़्यादातर मतलब लार्ज क्वांटिटी में ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। तो इतने से तो पॉइंट है, अभी और भी है थोड़े, बस 2 पॉइंट और हैं। इट सेल्फ फर्टिलाइजेशन एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन नेचर। देखो इसका जो नेचर है वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन और क्रॉस फर्टिलाइजेशन नेचर है। इसलिए अब सेल्फ फर्टिलाइजेशन और क्रॉस फर्टिलाइजेशन नेचर क्या होता है ये आपको पता होगा। आपने वो फ्लावर का जो वो है फर्टिलाइजेशन मेथड आपने पढ़ा होगा, क्लास 9th या 8th में पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा। नहीं पता तो आप अभी देख लेना, मैंने ये एक अलग वीडियो बना रखी है इसके ऊपर कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्या है और क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्या है। तो बढ़ना है आपको, कुछ नहीं आता तो मतलब याद कर लेना कि इसका जो नेचर है वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन है और क्रॉस फर्टिलाइजेशन है। इट हैज़ 7 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर, और देखो इसके जो कॉन्ट्रास्टिंग पेयर है वो 7 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर है। अब इसका मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रास्टिंग पेयर मतलब इसके 7 कैरेक्टर है, और पी प्लांट का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? पाइजम सेटिवम। समझ में आ गया? तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा था कि जो मेंडल था उसके रीजन क्या थे पी प्लांट को चुनने के कारण। एक तो था ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ये एक एनुअल प्लांट है, इसमें जो प्रोड्यूस होते हैं लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ स्प्रिंग, वो मतलब ज़्यादा होते हैं ऑफ स्प्रिंग, और इसका जो नेचर है वो कैसा है? सेल्फ फर्टिलाइजेशन और क्रॉस फर्टिलाइजेशन नेचर है। और इसमें जो 7 कैरेक्टर होते हैं, इट हैज़ 7 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर। तो आगे देखते हैं। अब देखो अब मैंने आपको बायोग्राफी बताई थी मेंडल की, तो मैंने बोला था ना उनके 35 मतलब उनके मरने के 35 साल बाद रीडिस्कवरी हुई थी मेंडलिज्म की। अब वो कौन कौन ने की थी? एक तो की थी हुगो डी व्रिस, कार्ल कॉर्नस, वन टेस्कमर्क। देखो ये रहे साइंटिस्ट के, ये आप साइंटिस्ट देख रहे होगे, ये रहे कार्ल कॉर्नस, ये रहे हुगो डी व्रिस, और ये रहे वन टेस्कमर्क। इन्होंने अलग अलग जगह पर जो मेंडलिज्म की डिस्कवरी की थी, इन तीनों ने अलग अलग जगह पर। और अब देखो
इतना पढ़ लिया हमने। अब देखो, अब पढ़ेंगे हम जेनेटिक टर्मिनोलॉजी। तो चलो पढ़ते जेनेटिक टर्मिनोलॉजी क्या होती है। तो चलो दोस्तों, जेनेटिक टर्मिनोलॉजी को स्टार्ट करते हैं। तो जेनेटिक टर्मिनोलॉजी होती क्या है। तो देखो, जो जेनेटिक होता है, अब जेनेटिक क्या होता है मैंने आपको बताया था। पूरा जेनेटिक चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिया है हमारे चैनल पर, वो भी इजी तरीके में और बिल्कुल मतलब पॉइंट टू पॉइंट, और पीडीएफ भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है चैप्टर का। देखो जेनेटिक क्या होता है, जो जेनेटिक टर्मिनोलॉजी होती क्या है। देखो पहले तो जान लो कि जेनेटिक का मतलब क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि जो स्टडी होती है हेरिडिटी और एक तो हेरिडिटी और वेरिएशन की, उनको बोलते हैं जेनेटिक। और जेनेटिक टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है कि जो जेनेटिक के जो कुछ टर्म्स होते हैं उनको बोलते हैं जेनेटिक टर्मिनोलॉजी। यदि आप इन जेनेटिक टर्मिनोलॉजी को बिल्कुल मतलब अच्छी तरह से नहीं जानेंगे तो इस जो आगे आप लॉ पढ़ेंगे उसको मतलब समझ नहीं पाएंगे। तो चलो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जेनेटिक टर्मिनोलॉजी। सबसे पहला जो वर्ड है वो ये है कि जीन। अब जीन क्या होता है, देखो जीन सबसे पहला टर्म है जेनेटिक टर्मिनोलॉजी का। अब जीन का मतलब क्या होता है सबसे पहले ये देखते हैं सॉरी, द फैक्टर विच कंट्रोल्ड एनी वन कैरेक्टर्स आर कॉल्ड जीन। फैक्टर, देखो यहाँ पर आर लगा हुआ है। फैक्टर वर्ड यूज्ड बाय मेंडल वट जीन वर्ड कॉइंड बाय जॉनसन। देखो बहुत ही इजी मतलब है, आपको एक बड़ी सी डेफिनेशन दिख रही होगी लेकिन बिल्कुल छोटी सी है, एक बार आप समझ गए तो इजी है। देखो जीन क्या होता है, सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन ट्रेट करो इस पर वीडियो पर। जीन क्या होता है अब उसको समझते हैं। द फैक्टर मतलब एक ऐसा फैक्टर विच कंट्रोल्ड एनी वन कैरेक्टर्स आर कॉल्ड जीन। मतलब एक ऐसा फैक्टर जो कंट्रोल करता है पूरे, मतलब जो कंट्रोल करता है कोई भी पर्टिकुलर एक कैरेक्टर को, उसे बोलते हैं हम जीन। एक और बार बोल रहा हूँ, एक ऐसा फैक्टर जो कंट्रोल करता है पर्टिकुलर एनी वन कैरेक्टर्स को, उन्हें बोलते हैं हम जीन। अब मतलब आप समझ गए होंगे। मैंने यदि आपने ना पीछे वाली वीडियो देख ली है तो आपको अब समझ में आ गया होगा। मतलब आपने जेनेटिक का मतलब पढ़ लिया है, हेरिडिटी क्या होती है, वेरिएशन क्या होते हैं, रीजन क्या थे, जेनेटिक जो रीजन क्या थे मेंडल की जो पी प्लांट को लेने के कारण, और रीजन क्या थे सक्सेस होने के कारण। यदि ये आपने पढ़ लिए तो आपको ये भी समझ में आएगा। देखो फिर से बताता हूँ, द फैक्टर एक ऐसा फैक्टर जो कंट्रोल करता है कोई भी एक कैरेक्टर को, उसे बोलते हैं हम जीन। अ फैक्टर वर्ड यूज्ड बाय मेंडल वट जीन वर्ड कॉइंड बाय जॉनसन। देखो ये जो फैक्टर बोल रहा हूँ ये किस मतलब किसने ये यूज किया था, ये यूज किया था मेंडल ने। लेकिन ये जो जीन वर्ड है ना, जीन और फैक्टर का मतलब एक ही है। लेकिन क्या हुआ था कि मेंडल है, मेंडल ने फैक्टर बोल दिया, और जीन किसने बोला, जीन बोल दिया जॉनसन ने। अब इसको याद रखना, एक और बार बताता हूँ। द फैक्टर विच कंट्रोल्ड एनी वन कैरेक्टर आर कॉल्ड जीन। मतलब एक ऐसा फैक्टर जो कंट्रोल करे कोई भी एक कैरेक्टर को, उसे बोलते हैं हम जीन। और फैक्टर वर्ड है जो यूज किया था, वो किया था मेंडल ने। किसने, मेंडल ने। लेकिन वट जीन वर्ड कॉइंड बाय जॉनसन, और जो जीन वर्ड है वो किसने यूज किया था, जॉनसन ने यूज किया था। तो समझ गए जीन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा फैक्टर जो कंट्रोल करता है कोई भी एक कैरेक्टर को, उसे बोलते हैं हम जीन। अब आगे देखते हैं। अब एलील क्या होते हैं और एलीलोमॉर्फ क्या होते हैं, ये देखो जेनेटिक टर्मिनोलॉजी है। आपको मतलब 2-3 बार देख लीजिए आप इस वीडियो को, मतलब बार बार थोड़ा बहुत देखिए जेनेटिक टर्मिनोलॉजी को, तब आपको समझ में आएगा। एक बार में किसी को भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें ऐसे देखो नाम भी ऐसे एलील, एलीलोमॉर्फ, तो मतलब समझना थोड़ा कठिन है। द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ
जीन मतलब देखो ये फोर नहीं है, ये फॉर्म है, एम हो रहा है यहाँ पर, मैं लगाना भूल गया गलती से। द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन आर कॉल्ड अलील और एलिलोमर। मतलब जो एक अल्टरनेटिव फॉर्म होता है जीन का, जीन क्या होता है मैंने आपको अभी बताया था कि जीन क्या होता है, एक ऐसा फैक्टर जो कंट्रोल करता है एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को, उसे बोलते हैं हम जीन। अब जीन का जो अल्टरनेटिव फॉर्म होता है उसको बोलते हैं हम एलील या एलिलोमॉर। अब आप देखो डेफिनेशन भी इतनी सी है। अब अल्टरनेटिव फॉर्म का मतलब क्या होता है, अल्टरनेटिव फॉर्म का मतलब होता है जैसे देखो लाइक हाइट टॉल ऑफ द प्लांट। अब ये आपने देखो टॉल ऑफ द प्लांट मतलब जैसे हाइट की जो प्लांट है वो टॉल है, और जो हाइट की जो सॉरी जो हाइट है उसकी डॉर्फ है प्लांट की, मतलब स्मॉल टी और डबल टी। देखो दोस्तों यहाँ पर डबल टी आएगा, इतना तो आपको पता ही होगा कि टॉल में क्या लगाते हैं और डॉर्फ में क्या लगाते हैं। तो अब देखो अगला जो हमारा टर्म है वो है होमोजीनियस। कौन सा, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अब इसका मतलब तो आपको पता ही होगा, होमो मीन्स सेम, हेट्रो मीन्स मतलब डिफरेंट। अब देखते हैं होमोजीनियस क्या होता है। होमोजीनियस ए इंडिविजुअल इन विच सिमिलर एलील दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस। मतलब एक ऐसा इंडिविजुअल जिसमें जो एलील है वो सिमिलर हो, उसे बोलते हैं हम होमोजीनियस। अब आपको देखो जीन का मतलब पता चल गया, एलील का मतलब भी पता चल गया, तो इसका मतलब भी पता चल जाएगा। मतलब आपको जो एलील है ना, अब एलील क्या होते हैं मैंने अभी बताया था कि जो अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं जीन के उन्हें बोलते हैं हम एलील। अब एलील कैसे होते हैं, जैसे देखो डबल टी, ये क्या हो गया, ये होगी टॉल ऑफ द प्लांट। अब देखो ये क्या हो गए, ये कैरेक्टर्स है, मतलब ये एलील है। अब ये हो गई डॉर्फ। तो मतलब एक ऐसा इंडिविजुअल, देखो ये डबल टी है ना, और ये स्मॉल टी, इसको तो बोलेंगे हम होमोजीनियस। अब हेट्रोजीनियस किसको बोलेंगे, हेट्रोजीनियस बोलेंगे इसको, देखो कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब देखो कैपिटल टी स्मॉल टी इसको बोलेंगे हम हेट्रोजीनियस। और देखो एक और बार बताता हूँ, होमोजीनियस किसको बोलेंगे, जैसे मान लो ये एलील है, एक तो डबल टी मतलब कैपिटल में टी है, इसको तो बोलेंगे हम होमोजीनियस। और हेट्रोजीनियस किसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे जैसे देखो एक तो कैपिटल लेटर एक स्मॉल लेटर, तो उसको बोलेंगे हम हेट्रोजीनियस। मतलब जो एलील है वो डिफरेंट होते हैं, ए इंडिविजुअल इन विच डिफरेंट एलील और एलीलोमर। सो समझ गए, होमोजीनियस का मतलब होता है सेम और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। और आगे देखते हैं जीनोटाइप का मतलब क्या होता है। अब जीनोटाइप का मतलब क्या होता है, ये देखो देखो जो जीनोटाइप है ना, एक मिनट। अब जीनोटाइप का मतलब क्या होता है और फिनोटाइप का मतलब क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है जीनोटाइप मतलब और फिनोटाइप मतलब। देखो नाम से पता चल रहा है एक ऐसा जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो मतलब एक इंटरनल अपीयरेंस, तो उसे तो बोलते हैं हम जीनोटाइप, और जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है उसको बोलते हैं हम फिनोटाइप। अभी समझाता हूँ बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। देखो सबसे पहले देखते हैं फिनोटाइप क्या होता है। द एक्सटर्नल अपीयरेंस और आउटर एक्सप्रेशन इज कॉल्ड फिनोटाइप। अब देखो फिनोटाइप उसको कहते हैं, जैसे देखो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे मान लो आप कोई गाय देख लो, काऊ को देखो। अब काऊ को आप बाहर से देखते हो ना, मतलब वो आपको बिल्कुल दिखते ही काऊ कैसे दिखते आपको पता होगा। अब मैं आपको काऊ के बारे में याद दिला रहा हूँ, तो आपको मतलब मन में एक छवि सी बन गई है उसकी, काऊ की बन गई ना, तो उसको देखो बिल्कुल मतलब काऊ दिख रही है, लेकिन उसको तो बोलते हैं फिनोटाइप। मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस को मतलब जो बाहर का जो दिखावा होता है उसको बोलते हैं हम फिनोटाइप। इसकी डेफिनेशन है द एक्सटर्नल अपीयरेंस और आउटर एक्सप्रेशन इज कॉल्ड फिनोटाइप। अब देखो जीनोटाइप क्या होता है, अब आप समझ गए होंगे। फिनोटाइप होता है एक्सटर्नल और जीनोटाइप क्या होता है इंटरनल। इंटरनल अपीयरेंस मतलब जो आपको मतलब
काऊ का बाहर से जो रंग दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि वो वाइट कलर की है, ब्लैक कलर की है या ब्राउन कलर की, ये दिख रहा है, इसको बोलेंगे हम फिनोटाइप। लेकिन आपको ऐसे अंदर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में दिख रहा है क्या, मतलब उसके जो एलील्स है उनमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो उसको बोलेंगे हम जीनोटाइप। मतलब जो इंटरनल अपीयरेंस है कोई भी इंडिविजुअल का, तो उसको बोलते हैं हम जीनोटाइप और फिनोटाइप। तो आपको समझ में आ गया। जीनोटाइप का मतलब होता है जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन और फिनोटाइप का मतलब होता है, सॉरी, जीनोटाइप का मतलब होता है जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन और फिनोटाइप का मतलब होता है एक्सटर्नल एक्सप्रेशन। समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। अब देखो, ये मैंने मोनोहाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड, अब देखो ध्यान से समझना, एक बार में समझ में नहीं आएगा, अभी फिर से देख लेना, क्योंकि एक बार में किसी को भी समझ नहीं आया आता है। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये देखो कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या होता है। द स्टडी ऑफ वन कैरेक्टर आर कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मतलब जो जो कैरेक्टर होते, कैरेक्टर मतलब मैंने आपको बता दिया है, कैरेक्टर मतलब जैसे आपके बाल हो गए, जैसे आपकी आंखें हो गई, जैसे आपका मतलब, उन्होंने तो पी प्लांट पर किया था, फादर ऑफ जेनेटिक ने, मतलब ग्रेगोर जॉन मेंडल ने। तो मतलब पी प्लांट के 7 कैरेक्टर थे। कौन कौन सी, एक तो टॉल ऑफ द प्लांट, डॉर्फ ऑफ द प्लांट। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि या तो उन्होंने देखो हाइट पर किया था, तो वो हो गया एक कैरेक्टर, मतलब द स्टडी ऑफ वन कैरेक्टर आर कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मतलब एक कैरेक्टर पर जो स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ऐसे ही देखो डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है द स्टडी ऑफ 2 कैरेक्टर आर कॉल्ड डाई हाइब्रिड क्रॉस। मतलब जो स्टडी करते हैं हम एक कैरेक्टर की, मतलब स्टडी करते हैं हम एक कैरेक्टर की, उसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड, और जो स्टडी करते हैं 2 कैरेक्टर की उसे बोलते हैं हम डाई हाइब्रिड। समझ में आ गया। इतना समझ में आ गया। तो अब आगे देखते हैं हम टेस्ट क्रॉस, टेस्ट आउट एंड बैक क्रॉस, ये क्या होते हैं। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, टेस्ट क्रॉस क्या होता है, आउट क्रॉस क्या होता है और बैक क्रॉस क्या होता है, इनके बारे में देखते हैं। तो चलो देखते हैं। चलो सबसे पहले देखते हैं टेस्ट क्रॉस क्या होता है। टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या होता है, देखो टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या होता है, व्हेन द F1 जनरेशन क्रॉस्ड विथ रिसेसिव एलील इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। मतलब जब जो F1 जनरेशन होता है, जब F1 जनरेशन होती है, जो F1 जनरेशन होती है, जो क्रॉस करती है रिसेसिव एलील को, तो उसे बोलते हैं हम टेस्ट क्रॉस। अब ये रिसेसिव क्या होता है, रिसेसिव का मतलब होता है जो अपने आप को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस करे, तो उसे बोलते हैं हम रिसेसिव। अब देखो ये F1 जनरेशन क्या है, इसको मैं आपको समझाता हूँ। एक डायग्राम है इधर, मैं आपको उससे समझाऊंगा। देखो मैंने अभी आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब बताया था कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या होता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है कि द स्टडी ऑफ वन कैरेक्टर, मतलब द स्टडी ऑफ वन कैरेक्टर इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस, बताया था ना। तो अब देखो, ये देखो, अब मतलब ये देखो, ये कलर का लिया, इसमें तो पर्पल है कलर, जो प्लांट का कलर है वो पर्पल है, और कलर देखो 2 है, एक तो पर्पल और एक वाइट, एक तो पर्पल है और एक वाइट है। अब देखो इन दोनों में क्रॉस करवा दिया। अब जो क्रॉस हो रहा है इसको तो बोलेंगे हम पेरेंटल जनरेशन। क्या बोलेंगे, पेरेंटल जनरेशन। समझ गए। अब ये देख रहे हो इन दो, मतलब इनको क्रॉस कराया तो कितने बन गए, एक तो ये बन गए और एक ये बन गए, तो इसको बोलेंगे हम F1 जनरेशन। मतलब जो पेरेंटल जनरेशन से जो आई है उनको बोलेंगे F1 जनरेशन, और जो F1 जनरेशन से आई है उनको बोलेंगे F2 जनरेशन। ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो कि जैसे देखो, मान लो कि ये एक वो है दादाजी, अब इसका बेटा ये है, मतलब मान लो ये ग्रैंड फादर है, ये कौन है, ग्रैंड फादर,
और ये कौन है, फादर, और ये सन है ना, ये सन है मान लो। अब देखो इसको तो बोलेंगे हम पेरेंटल जनरेशन, इसको बोलेंगे हम F1 जनरेशन, और इसको बोलेंगे हम F2 जनरेशन। समझ में आया? मतलब ग्रैंड फादर को तो बोलेंगे हम पेरेंटल जनरेशन, फादर को बोलेंगे हम F1 जनरेशन, और सन को बोलेंगे F2 जनरेशन। समझ में आ गया ना कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ? तो यही होती है F1 और F2 जनरेशन। तो अभी हम क्या पढ़ रहे थे, टेस्ट क्रॉस। when the F1 generation when the F1 generation crossed with recessive allele is called test cross। मतलब देखो कोई भी आप एलील ले लो, जैसे डबल टी इंटू स्मॉल टी। अब देखो क्या होगा, इनमें क्रॉस करवाओ पहले। तो देखो इधर देखते हैं, एक तो ले लिया डबल टी इंटू स्मॉल टी, ये ले लिया। अब ये तो कौन सी है, ये है पेरेंटल जनरेशन। अब मतलब इनकी F1 जनरेशन कैसे आएगी, इसमें से तो टी ले लो और इसमें से टी ले लो, तो आ गई ना। सॉरी एक मिनट, और वो गलत हो गया। देखो ये तो कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, अब इनमें से लो, इसमें आएगा डबल टी, इसमें आएगा स्मॉल टी। तो अब देखो इनमें, अब इसमें पूरे मतलब टॉल बन रहे प्लांट। देखो एक भी टी आ जाए तो मतलब समझ जाना पूरे प्लांट को कैसे है, टॉल है। अब मैं आपको एक डायग्राम बताता हूँ, ये ऐसे तो आपको समझ नहीं आएगा। देखो ये रहा वो डायग्राम। देखो डोमिनेंट तो क्या है, डबल टी। अभी हमने लिए थे ना डबल टी कैपिटल टी और कैपिटल टी, ये रहे स्मॉल टी और ये स्मॉल टी। ठीक है, अब इन दोनों में क्रॉस करवा दिया, इन दोनों में क्रॉस करवाएंगे तो क्या बनेगा, एक तो कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। अब इनमें जो ये कैपिटल टी आ गया तो मतलब आप समझ लो कि इसमें सभी जो प्लांट है वो लॉन्ग बनेंगे। कैसे बनेंगे, लॉन्ग बनेंगे। तो F1 जनरेशन में प्लांट कैसे बनेंगे, लॉन्ग बनेंगे। अब टॉल क्यों नहीं बनेंगे, क्योंकि देखो यदि इसमें ना जैसे एक भी मतलब ये आ जाए ना, जो बड़ा टी है वो आ जाए तो आप समझ जाना लॉन्ग प्लांट बनेंगे। समझ गए? तो ये तो था टेस्ट क्रॉस। एक और बार देख लेते हैं। When the F1 generation crossed with recessive allele is called test cross। देखो अब इस टेस्ट क्रॉस को समझो, मतलब टी वो तो मैंने आपको समझने के लिए बताया था, क्योंकि आपको तभी समझ में आएगा जब जो F1 जनरेशन है वो रेसिसिव एलील के साथ क्रॉस कर लेता है तो उसे बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। अब देखो ये तो थी F1 जनरेशन से क्या बन के आता है, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखो ये वाला इससे जो इसको तो बोलते हैं हम रेसेसिव, इसको बोलते हैं हम डोमिनेंट। मतलब स्मॉल टी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम रिसेसिव। इससे जो वो है ना ये टी, ये अभी मैंने बताया, ये जो F1 जनरेशन में है ये इससे जो मतलब क्रॉस कर ले रेसेसिव एलील से, उसको बोलते हैं हम टेस्ट क्रॉस। अब बैक क्रॉस क्या होता है, when the F1 generation crossed parental generation with each one allele is called back cross। मतलब F1 जनरेशन, जो F1 जनरेशन में हमें क्या मिला था, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये मिल रहा था है ना। F1 जनरेशन क्रॉस्ड विथ जनरेशन ये मिला था, लेकिन वो ये ना ये जो F1 जनरेशन वो पेरेंटल जनरेशन, मतलब जो डबल टी इंटू स्मॉल टी, इनमें से किसी के साथ भी मतलब क्रॉस कर ले या वो क्रॉस कर ले या सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर ले, मतलब फर्टिलाइजेशन कर ले, तो उससे तो बोलेंगे हम बैक क्रॉस। और एक और होता है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, जब F1 जनरेशन है वो क्रॉस कर लेता है पेरेंटल जनरेशन से विथ डोमिनेंट एलील के साथ, तो उसे बोलते हैं बैक क्रॉस। मतलब जो डबल टी है उसको बोलेंगे हम डोमिनेंट, स्मॉल टी उसको बोलेंगे रिसेसिव, और ये जो इस कैपिटल टी स्मॉल टी इसको बोलेंगे हम
क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे हम F1 जनरेशन। समझ में आ गए। तो बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस और आउट क्रॉस हमने समझ लिया है। अब देखो, अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे लॉ ऑफ इनहेरिटेंस।